हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 27। चैप्टर का नाम है अन्नपान विधि मध्याय। यहाँ पर एक कोटेशन आता है सबसे पहले, प्राणी नाम प्राणी संज्ञका नाम प्राणम आचक्षते कुशला। इसका मतलब है प्राणियों का प्राण किसे कहा गया है? अन्नपान को कहा गया है। जो अन्नपान है उसे प्राणियों का प्राण कहा गया है। उसके बाद एक कोटेशन आता है प्रत्यक्ष फल दर्शनात्। अन्नपान का फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अगर तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हम जनरली किसी को मोटा नहीं बोलते, हम कहते हैं खाते पीते घर के लग रहे हो, दिख रहा है ना। और अगर कोई बहुत दुबला पतला होता है तो हम कहते हैं इतना खाते हो, कहाँ चला जाता है, दिखाई क्यों नहीं देता, शरीर पे लग क्यों नहीं रहा। तो जो अच्छा खाता पीता है तो वो शरीर पे दिखता है कि ये अच्छा खाता पीता है, और कोई कम खाता है तो वो भी शरीर पे दिखता है कि नहीं खाता ही है। तो अन्नपान का जो फल होता है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसके बाद जठराग्नि का ईंधन होता है, मतलब जो अग्नि है वो किसे पचाती है? अन्नपान को ही पचाएगी, तो जठराग्नि का ईंधन होता है। फिर तत्सत्वम ऊर्जयति, मन की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने का काम भी अन्नपान करता है। शरीर की धातुओं को बल प्रदान करता है, वर्ण प्रदान करता है, इंद्रियों को प्रसन्न करता है। ये सब अन्नपान की प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद आता है आहार द्रव्यों के कर्म, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है स्वभाववाद उदकम क्लेदयति। जो जल है वो स्वभाव से क्या काम करता है? अन्न को गीला करने का काम करता है। ठीक है। फिर आता है लवणम विषयंदति। जो लवण है वो कफ को पतला करने का काम करता है, उसको लिक्विफाई करता है कफ को। क्षारम पाचयति। क्षार आहार का पाचन करने का काम करता है। मधु संधायति। संधान जो कर्म है वो मधु का होता है। ये हमने मधु की प्रॉपर्टीज़, जो मधु के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें भी ये मैंने बताया कि जो संधान कर्म है वो मधु का होता है। संधान मतलब क्या होता है? किसी भी टूटी हुई चीज़ को जोड़ने का काम। उसके बाद आता है सर्पी स्नेहयति। सर्पी मतलब जो घृत होता है, घी होता है, वो स्नेहन करता है। क्षीरम जीवयति। दुग्ध जीवनीय है। मांसम ब्रहणयति। जो मांस है वो ब्रहण का कर्म करता है। रसम प्रीणयति। जो मांस रस है वो तृप्ति कारक होता है। यहाँ पर आग्रह में हमने एक पढ़ा था हर्ष प्रीणना नाम। अगर तुम लोग आग्रह से यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर हर जगह इति 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 आएगा लास्ट में। देखो पाच्यति, संधायति, जीवयति, ब्रहण्यति, प्राणयति, प्रीणयति। तो ये सब इति इति वाले जो आएंगे ना, वो चैप्टर 27 के हैं अन्नपान विधि के। और आग्रह में जो हमने पढ़े थे आग्रह द्रव्य, वहाँ पे नानाम आएगा, एंडिंग में नानाम आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आता है सुरा जर्जर करोति। सुरा एक टाइप का मद्य होता है, तो मद्य शरीर को जर्जर और शिथिल करता है। यहाँ पर शिवसेन ने एक टीका की थी, जर्जर करोति मांसादि शिथिल करोति। तो जो सुरा है वो क्या करता है? शरीर को जर्जर और मांस को शिथिल करने का काम करता है। उसके बाद आता है सिदूर अवधमति। इसका मतलब है जो सीधू है वो भी एक टाइप का मदी होता है, शरीर को क्रश बनाता है। यहाँ पर भी ये शिवसेन की टीका में उन्होंने बताया है। ठीक है। अवध्यमति मतलब क्रश करता है, शरीर को दुबला पतला कर देगा। द्राक्षा आसव दीप्यति। द्राक्षा आसव अग्नि को प्रदीप्त करता है। फाणितम अचिनोति। फाणित मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है। फाणित जो है वो मल और दोषों का संचय कराता है। फाणित अच्छा नहीं होता है, मल और दोषों का संचय कराता है। दधि शोफम जन्यति। दधि शोथ उत्पन्न करता है। दधि के गुणों में हमने देखा था वो क्या होती है? शोथ कारक होती है, शोथ को उत्पन्न करती है। फिर पिण्याक शाकम गलयति। पिण्याक शाक किसको कहते हैं? जो तिल की ऊपर की खली होती है ना, उसको कहते हैं। शरीर को क्षीण करती है। प्रभुता अंतर्मलो माश सूप। माश जो होती है, उड़द की जो दाल होती है, वो मल को अधिक उत्पन्न करती है। दृष्टि शुक्रग्न क्षारः। जो क्षार है वो दृष्टि और शुक्र नाशक होती है। फिर प्राय पित्तलम अम्लम अन्यत्र दाड़िम अम्लकात। सारे जितने भी द्रव्य होते हैं अम्ल द्रव्य, वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, पित्त कारक होते हैं। सारे अम्ल द्रव्य पित्त कारक होते हैं। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब इनको छोड़कर। दाड़िम और आम्लक,
को छोड़कर, दाड़िम मतलब अनार, आमलक मतलब आंवला, इनको छोड़कर बाकी सारे अम्ल द्रव्य पित्त कारक होते हैं। प्रायः श्लेष्मलम मधुरम अन्यत्र, सारे मधुर द्रव्य कफ कारक होते हैं, श्लेष्म को बढ़ाने वाले होते हैं। अन्यत्र मतलब इनको छोड़कर, किसको किसको छोड़ के, मधुना मधु को छोड़ के, पुराणच शाली षष्टिक पुराने चावल को छोड़ के, यव जौ को छोड़ के, और गौधुम मतलब गेहूं को छोड़कर। फिर प्रायस्तिक्तम वातलम, जितने भी तिक्त द्रव्य होते हैं वो वात को बढ़ाने वाले होते हैं, वात कारक होते हैं। अवृश्य होते हैं, अवृश्यम च अन्यत्र, किनको छोड़कर, वेत्राग्र, वेत्राग्र मतलब वेत को बोलते हैं, एक टाइप की औषधि है। अमृता, अमृता मतलब गुड़ूची। पटोल, पटोल मतलब परवल, पत्रात, इनके पत्रों को छोड़कर बाकी सारे तिक्त द्रव्य वात को बढ़ाने वाले और अवृश्य होते हैं। उसके बाद आता है प्रायः कटुकः वातलम अवृश्यम, जितने भी कटु रस वाले द्रव्य होते हैं वो वात को बढ़ाने वाले और अवृश्य होते हैं। चा अन्यत्र, किनको छोड़कर, पिपली और विश्व भेषजनाथ, पिपली को छोड़कर, और विश्व भेषज किसका पर्याय है, सौंठ का, शुंठी का, ठीक है, तो इनको छोड़कर। उसके बाद ये अभी तुमसे यूजी में कोई नहीं पूछेगा, ये एंट्रेंस के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार ज़रूर से रीड करना। उसके बाद आ जाओ आहार द्रव्यों के वर्ग। तो आचार्य चरक ने आहार, ये अन्नपान विधि चैप्टर में कितने वर्गों का वर्णन किया है, 12 वर्ग, 12। अब इन 12 को लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको सीक्वेंस में लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब सारे जितने भी वर्ग हैं इनको हमको लाइन से याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, सबको हमको सीक्वेंस से याद रखना है। अब इसकी क्या ट्रिक है, सुषमा, सुषमा एक लड़की है, याद रखना, तो मा, सुषमा, सुषमा बाजार गई, क्या लेकर आई, सब्जियां, फल और हरित, हरित मतलब जो कच्ची खाने वाली चीज़ें होती हैं वो सब, जैसे अदरक, नींबू वगैरह, धनिया, ये सारी चीज़ें। तो सुषमा बाजार गई, क्या लेकर आई, शाक मतलब सब्जियां, फल और हरित, ठीक है, हरित मतलब सैलेड टाइप की चीज़ें। उसके बाद सुषमा का पति भी था, वो भी बाहर गया था, वो बाहर से क्या लेके आया, मध्य जल, मध्य मतलब अल्कोहल, शराब लेके आया, पानी लेके आया, अब दूध लेके आया, और इक्षु लेके आया, इक्षु मतलब गन्ना लेके आया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे कि वो क्या क्या लेके आया, तो इस तरफ जाओगे ना तो मीठी चीज़ें होती जाएगी। अब देखो जो मध्य है वो कड़वी, मध्य से कम मतलब मध्य से अच्छा क्या होगा, जल होगा, मध्य सबसे ज़्यादा कड़वी होगी, फिर जो जल है वो नॉर्मल रहेगा, फिर दूध उससे थोड़ा अच्छा मीठा, और इक्षु सबसे ज़्यादा मीठा होगा। फिर आएगा कृतान वर्ग और आहार उपयोगी वर्ग। कृतान वर्ग मतलब वही दलिया खिचड़ी टाइप्स की चीज़ें, और आहार उपयोगी मतलब जो भी मसाले डालते हैं हम खाना बनाने में, तो वो आहार उपयोगी। अब देखो इसको कैसे लर्न करना है सीक्वेंस से, कि सुषमा थी, वो बाहर गई, क्या क्या लेके आई, सब्जियां, फल और हरित मतलब सैलेड। उसके बाद उसका पति था, वो बाहर से क्या लेके आता है, मद्य, अल्कोहल, फिर जल, फिर दूध और फिर इक्षु। उसके बाद आता है कृतान वर्ग और आहार उपयोगी वर्ग। सुषमा में शु श मा, सबसे पहले आता है सुषमा, तो शु से आता है शुग धान्य, फिर श से आता है शम्मी धान्य, फिर मा से आता है मांस, तो शुग धान्य, शम्मी धान्य और मांस। शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, दूध वर्ग, इक्षु वर्ग, कृतान वर्ग और आहार उपयोगी वर्ग। तो इस तरीके से ये 12 वर्गों को सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले आता है शुग धान्य। शुग धान्य मतलब जो मोनोकॉट्स होते हैं, मतलब एक जो ऊपर की कवरिंग होती है उसमें एक ही कॉट रहेगा, तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं। जैसे चावल जो होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है आउटर लेयर, उसमें से एक ही दाना निकलता है चावल का, तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट्स, शुग धान्य। अब इसमें चावलों के अलग अलग नाम बताएं, वैरायटी है अलग अलग चावलों की। सबसे पहले रक्तशाली, महाशाली और कलम, ऐसे 15 प्रकार के चावल बताए हैं। कितने टाइप्स के, 15 टाइप्स के चावल बताए हैं अलग अलग वैरायटी के। तो इसमें हमको सारे नहीं याद रखने, स्टार्टिंग के तीनों को याद रखना है, रक्तशाली, महाशाली और कलम। अब ये तो हम चैप्टर फर्स्ट सेकंड से ही देखते आ रहे हैं कि जो सीक्वेंस होता है
तो सबसे पहले जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद आगे जाते जाते उनकी प्रॉपर्टीज़ जो गुण होते हैं वो कम होते जाते हैं, ये बेसिक है। तो सबसे अच्छा रक्तशाली, फिर उससे कम महाशाली, फिर उससे कम अच्छा कलम होता है। जो शुभ धान्य वर्ग होता है उसमें चावल है, चावल 15 टाइप्स के बताए हैं। सबसे अच्छा रक्तशाली, महाशाली, कलम। जो चावल है उनका रस और विपाक दोनों ही मधुर होते हैं और शीतवीर्य होता है। रस में भी मधुर होगा, विपाक भी मधुर और शीतवीर्य होगा। वात कारक होता है, मल को बांधने वाला होता है, मल को बांधने का काम करेगा, मतलब ग्राही होता है, वात को बढ़ाएगा। अल्प मल लाने वाला होता है, मतलब इसमें फाइबर बहुत कम होता है, तो मल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है और मल को बांध भी रहा है। स्निग्ध होता है, ब्रहण, शुक्र, मूत्र लाने वाले होते हैं। मल कम, शुक्र और मूत्र मतलब इनकी जो प्रवृत्ति होगी उसको बढ़ाएंगे, वेग लेकर आएंगे। इसमें फिर आता है षष्टिक धान्य के गुण। षष्टिक धान्य शीत होता है, ठंडा होता है, स्निग्ध, मधुर और त्रिदोष नाशक होता है, शरीर को स्थिर बनाता है। षष्टिक धान्य के दो भेद होते हैं, गौर और कृष्ण। गौर मतलब वाइटिश चावल होते हैं, कृष्ण मतलब थोड़े से ब्राउनिश चावल होते हैं। जो गौर होता है वो श्रेष्ठ होता है, कृष्ण न्यून गुण वाला होता है। फिर आता है व्रीहि धान्य। व्रीहि धान्य मधुर रस वाला होता है और अम्ल विपाक होता है। रस मधुर और विपाक अम्ल। अम्ल विपाक है तो ये पित्त को बढ़ाएगा। फिर आता है पाटल। ये मूत्र पुरुष और ऊष्मा मतलब हीट को बढ़ाएगा। त्रिदोष कुपित, तीनों दोषों को कुपित करेगा, मतलब अच्छा नहीं होता बेसिकली। फिर आता है यव के गुण। यव मतलब होता है जौ। जौ रूक्ष होती है, शीत होती है, लघु होती है। वात शक्रधव, एक कोटेशन आता है। वात मतलब वायु, शक्रधव मतलब जो मल होता है, इनको बढ़ाने वाली होती है। जो जौ होती है रूक्ष, शीत, लघु, पूरी ये वात के गुण है, वात को ही बढ़ाएगी, बेसिक बात है। तो वात शक्रधव मतलब वात और मल को बढ़ाने वाली होती है, कषाय रसयुक्त होती है। श्लेष्म विकारनुत, अब ये वात को बढ़ा रही है तो कफ को नाश करेगी, कफ का शमन करेगी। इसके गुण भी हैं, देखो रूख, शीत, लघु, कफ के ऑपोजिट है, कफ को शांत करेगी। तो जो भी कफजन्य विकार है उनका नाश करेगी यव। ठीक है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं बहुवात वर्चा। देखो वात, आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं, वात शक्रधव। आचार्य सुश्रुत ने बोला है बहुवात वर्चा, दोनों का मतलब एक ही है। वात को और मल को बढ़ाने का काम करेगी यव। ठीक है, बस दोनों के जो वर्ड हैं, कोटेशंस हैं, वो अलग अलग हैं, वात शक्रधव और बहुवात वर्चा। उसके बाद आता है वेणु यव। जो बांस के बीज होते हैं उसको बोलते हैं वेणु यव। इसमें आता है मेद, कृमि, विषग्नश्च। मेद, कृमि और विष इनका नाश करेगी। गेहूँ, गेहूँ मतलब गोधूम जो होती है उसको गेहूँ बोलते हैं। गेहूँ के लिए कोटेशन आता है, बहुत फेमस है, संधानकृत। गेहूँ का आटा होता है, जनरली जब हम आटा गूंथते हैं तो वो कैसे पानी डालते हैं तो बंध जाता है, चिपक जाता है आपस में, तो संधानकृत। ठीक है, टूटे हुए स्थानों का संधान करती है। वात हरो, वात का शमन करेगी। और गोधूम, गोधूम मतलब गेहूँ। ठीक है, तो संधानकृत वात हरो गेहूँ के लिए आता है, संधानकृत होती है और वात का नाश करती है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं संधान कृच्छ श्लेष्म कर। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने सेम ही चीज़ बोली है, वात को कम करो या कफ को बढ़ाओ, बात तो एक ही है। बस उन्होंने, आचार्य चरक ने बोला है वात का शमन करेगी, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कफ को बढ़ाएगी। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम गेहूं की रोटी खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो कफ को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, तो संधान मतलब टूटे हुए स्थानों को जोड़ना और वात का नाशक, वात नाश करेगी गेहूँ। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं संधान करेगी और श्लेष्म को बढ़ाएगी। गुरु होती है, स्निग्ध होती है और वृश्य होती है। बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है शमी धान्य, दूसरे नंबर का वर्ग। इसमें डाइकॉट्स होते हैं, मतलब एक ही फली में बहुत सारे उसके बीज निकलते हैं। अब इसमें आता है सबसे पहले मूंग। मूंग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा बताया है शमी धान्य में। रस कैसा होता है, कषाय और मधुर, रूक्ष और शीत होता है, विपाक में कटु होता है और लघु होता है। कफ पित्त का शमन करेगा और सभी दालों में श्रेष्ठ होता है। तो ये याद रखना, सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ शमी धान्य में मूंग होता है। ठीक है, रस कषाय और मधुर होता है, रूक्ष होता है, शीत होता है, विपाक
कटु होता है, लघु होता है। कफ पित्त नाशक सभी दालों में सबसे श्रेष्ठ। उसके बाद आता है उड़द के गुण, निकृष्ट होती है। इसके इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि किस वर्ग में कौन सी चीज़ें बेस्ट होती है और कौन सी चीज़ें सबसे निकृष्ट होती है, सबसे वर्स्ट होती हैं। तो शमी धान्य में हम देख के आए हैं कि जो मुदग है वो सबसे श्रेष्ठ है, और जो माश है, माश मतलब उड़द, सबसे निकृष्ट है। अब इसके लिए श्लोक आता है, वृश्यम परम वाथरम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वृश्य होती है, परम मतलब सबसे बेस्ट वृश्यम होती है, ठीक है, वृश्य होती है। वृश्य मतलब जो क्या करेगी, शुक्र को बढ़ाएगी, ठीक है, शुक्र को बढ़ाने के लिए वृश्य वर्ड यूज़ होता है। वीर्यवर्धक, तो सबसे बेस्ट होती है वीर्यवर्धक, याद रखना इस चीज़ को। जो माश है, उड़द है, वो वृश्य सबसे बेस्ट वृश्य होती है, बहुत अच्छे से वीर्य को बढ़ाने में सबसे अच्छी मानी जाती है। वातहरम, वात का शमन करेगी, ठीक है। स्निग्ध होती है, उष्ण होती है, मधुर होती है और गुरु होती है। बल्यो बहुमलो, बल प्रदान करेगी। बहुमल मतलब मल को ज़्यादा उत्पन्न करेगी। पुंसत्वम माशम शीघ्रम ददाती च, पुंसत्वम मतलब वही पुंसत्व शक्ति को बढ़ाएगी, बहुत जल्दी बढ़ाती है। शीघ्रम ददाती च मतलब बहुत जल्दी बढ़ाने का काम करती है। तो ये इसका जो ये पहली वाली लाइन है ना, इसको याद रखना, वृश्यम परम वाथरम, ठीक है। और इसमें आता है बहुमल, बल्यो बहुमला। इसके पहले अभी हमने पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा, इधर देखो, ये रहा, प्रभुता अंतर मलो माश सूप, उड़द की दाल मल को अधिक उत्पन्न करती है। वही चीज़ यहाँ पर है, बहुमल, सेम चीज़ बहुमल, तो ये यहाँ पर आता है। और ये सबसे निकृष्ट होती है। देखो, किसी भी वर्ग में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, किसी भी वर्ग की अगर कोई बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये इसका रस है, ये इसका विपाक है, ये इसका वीर्य है, ये इन दोषों का शमन करता है, इन दोषों को बढ़ाता है, तो जो भी चीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को सबसे अच्छे से पूरा करेगी वो सबसे बेस्ट होगी। तो शमी धान्य की ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मूंग सारी प्रॉपर्टीज़ को, सारे गुणों को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो मूंग है, मुदक है, वो सबसे बेस्ट है, श्रेष्ठ है। उड़द ऑपोजिट है, ठीक है, उड़द ऑपोजिट है। विपाक कटु, कषाय रस, रूक्ष शीत, ठीक है, तो रूक्ष शीत वात को बढ़ाने का काम करना चाहिए, कफ पित्त का शमन करना चाहिए, लेकिन उड़द इससे ऑपोजिट काम कर रही है। वो अपने आप में है, कुछ कुछ क्वालिटीज़ उसकी बहुत बेस्ट है, वृश्यम है, वात को बहुत अच्छे से शमन करती है, स्निग्ध उष्ण मधुर है, गुरु है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये शमी धान्य से ऑपोजिट है ना, तो इसलिए जो उड़द है वो सबसे निकृष्ट होती है। उसके बाद आता है राजमाश। अब कुछ आचार्यों का मत होता है राजमाश मतलब राजमा होता है, और कुछ लोग बोलते हैं काली उड़द, राजमाश मतलब काली उड़द। ये अम्ल पित्तनाशक होती है, वातल वात को बढ़ाएगी, रूक्ष कफ वीर्यहर होती है, कफ का शमन करेगी और वीर्य का भी नाश करेगी। उसके बाद आता है कुल्थी, कुल्था अम्ल पित्त जनानाम, यह अग्रय में कोटेशन आता है, कुल्था अम्ल पित्त जनानाम। अम्ल पित्त जनानाम मतलब उष्ण होती है, जनाना मतलब उनको बढ़ाएगी, तो उष्ण होती है, वात कफ को नाश करेगी और पित्त को बढ़ाएगी। आग्रह में जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो हमने पढ़ा था, तो अम्ल पित्त जनानाम, कुल्था मतलब जो कुल्थी होती है वो अम्ल पित्त को बढ़ाने का काम करती है, पित्त को बढ़ाएगी, मतलब बेसिक है, वात और कफ को शांत करेगी। अब वो पित्त को बढ़ा रही है, डैट मीन्स बेसिक बात है कि वो उष्ण होगी, तभी तो वो अम्ल पित्त जनानाम पित्त को बढ़ा रही है। तो उष्ण होती है, कषाय रस होता है, और अम्ल विपाक होता है, विपाक अम्ल रस कषाय। कफ शुक्र हर होती है, कफ शुक्र हर, और वात नाशक, वात का शमन करेगी। कास, हिक्का, श्वास और अर्श रोग नाशक। अब देखो ये सारे रोग वात कफज है, ठीक है, वात कफ का नाश कर रही है, पित्त को बढ़ा रही है, तो ये सारे रोग वात कफज हैं, तो इनका नाश करेगी। कास, हिक्का, श्वास, अर्श, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और ये कोटेशन इस चैप्टर का नहीं है, आग्रह का है। उसके बाद आता है मकुष्ठ, मकुष्ठ मतलब होता है मोट। इसमें ये चीज़ याद रखना कि आचार्य सुश्रुत जो मकुष्ठ है इसको क्रमीकर बोलते हैं,
मसूर मतलब जो पिंक कलर की दाल होती है वो संग्राही होती है, मल को बांधने का काम करेगी। कलाय मतलब होता है मटर, वातल होता है, वात को बढ़ाता है। उसके बाद आता है तिल के गुण। तिल कैसा होता है? स्निग्ध होता है, उष्ण वीर्य होता है, वीर्य उष्ण होता है, स्निग्ध होता है। मधुर तिक्त कषाय कटुरस, 4 रस होते हैं, मधुर तिक्त कषाय और कटुरस। त्वचा, त्वचा के लिए अच्छा होता है। केशयश्च, बालों के लिए अच्छा होता है। बल्यश्च, बल, अच्छा बल देगा। वातग्न, वात को कम करेगा। कफ पित्तकृत, कफ और पित्त को बढ़ाएगा। ये तिल के गुण हैं। उसके बाद आता है शमी धान्य के गुण। जो शमी धान्य है उसके बेसिक गुण क्या है कि रूक्ष होता है, कोष्ठ में वात को प्रकोप करेगा, जो वायु है उसको बढ़ाने का काम करेगा कोष्ठ में। न च वृष्या न च चक्षुष्या, ना ही ये वृष्य होता है ना ही ये चक्षुष्य मतलब आँखों के लिए अच्छा होता है। विष्टम्भ च विपच्यते, विष्टम्भ मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन करेगा, ठीक है, पचने पर कॉन्स्टिपेशन करता है। तो ये इसके बेसिक गुण हैं किसके? शिमी धान्य के। अब ये बहुत इसकी कुछ बेसिक लॉजिक है। शिमी धान्य में सारी दालें आती हैं जो हाई प्रोटीन में रहता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन रहता है। अब ज़्यादा प्रोटीन है तो गैशियस एब्डोमेन होगा, क्योंकि जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर अमीनो एसिड्स एसिड्स हैं तो गैशियस एब्डोमेन रहेगा, एब्डोमेन में गैस ज़्यादा बनेगी। तो जो पेशेंट होता है, और सारे अम्ल विपाक वाले होते हैं, जो प्रोटीन है वो अम्ल विपाक वाला होता है, गैशियस एब्डोमेन रहेगा। तो जो भी पेशेंट है उसको प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी रहेगी, मतलब जो जनरली रेगुलर बेसिस पे शमी धान्य का यूज़ कर रहा है तो उसको प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी रहेगी। तो वो चक्षुष्य भी नहीं हो सकता, वृष्य भी नहीं हो सकता, और बॉडी में जो सौम्यता है उसको नष्ट करेगा क्योंकि एसिडिटी बढ़ी हुई रहेगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं एक्स्ट्रा। बाकी ये याद रखना, ना ही वो वृष्य होती है ना ही चक्षुष्य होती है, शमी धान्य की जो भी चीज़ें होती है, और पचने के बाद विष्टम्भ करेगी मतलब कॉन्स्टिपेशन लाएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसलिए अब तुम लोग को समझ में आया होगा कि इसलिए जो उड़द है वो सबसे निकृष्ट है। शमी धान्य में सबसे निकृष्ट उड़द है और सबसे श्रेष्ठ मूंग है। अब यहाँ पर हमारा, अच्छा उसके बाद एक चीज़ और है, काकांडोमा। काकांडोमा सेम फली को बोलते हैं, सेम फली की सब्जी खाई होगी, काकांडोमा बोलते हैं उसको। आत्मगुप्ता, आत्मगुप्ता केमाच को बोलते हैं, ये इनके पर्याय हैं। माश उड़द, माशवत फलम आदिशेत, माशवत मतलब उड़द के समान ही फल देते हैं, मतलब जैसी उड़द होती है वैसे ही ये दोनों होते हैं, ठीक है। काकांडोमा और आत्मगुप्ता मतलब सेम फली और केमाच उड़द के समान होते हैं, लास्ट में उन्होंने ये बताया है। तो यहाँ पे हमारा शुभ धान्य और शमी धान्य खत्म हो गया। उसके बाद आता है हमारा मांस वर्ग। मांस वर्ग में सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको समझ लो। सबसे पहले आता है प्रसह पशु पक्षी। प्रसह मतलब होता है जो दूसरों से अपना खाना छीन कर खाते हैं, ऐसे पशु पक्षी। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना, जैसे घोड़ा, चीता, सिंह, वानर आदि एक्सेट्रा। तो ये प्रसह होते हैं जो दूसरों से अपना खाना छीन कर खाते हैं। भूमिशय पशु मतलब जो भूमि में ऐसे गड्ढा खोद के बिल बनाकर उनमें रहते हैं, जैसे भैंक, भैंक मतलब होता है मेंढक, सर्प, नेवला एक्सेट्रा। फिर आता है आनुप मृग वर्ग। आनुप मृग वर्ग मतलब कि जो नॉर्मल 4 पैर वाले जो पशु पक्षी होते हैं, जो मध्यम शरीर मतलब एक बेसिक बॉडी होती है, 4 पैर होते हैं, आनुप देश में होते हैं, तो उनको आनुप मृग वर्ग बोलते हैं। इसमें आता है श्रमर। श्रमर मतलब होता है सुअर, चमर मतलब होता है मृग, और रुरुस्तथा मतलब बारहसिंगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद आता है वारिशय। वारिशय मतलब जो जल के अंदर रहते हैं ऐसे जीव, कछुआ, केकड़ा, मछली। फिर आता है वारीचर। वारीचर मतलब पानी के ऊपर तैरते हैं। वारीशय मतलब वारी पानी के अंदर, वारीशय मतलब उसके अंदर रहते हैं, वारीचर मतलब उसके ऊपर चरते हैं, तैरते हैं। तो उसमें आता है हंस, कौच, बगुला एक्सेट्रा। उसके बाद आता है जांगल पशु। जांगल पशु मतलब प्रसत, राम। अब देखो जांगल पशु मतलब जो जंगली जो पशु पक्षी होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ हिरणों के नाम बताए हैं, ये अलग अलग एनिमल्स नहीं है, ये एक ही एनिमल है हिरण, जो डियर होते हैं।
लेकिन इसमें है ना उन्होंने अलग अलग उनके वेराइटीज़ बता दिए कि किस किस टाइप के होते हैं, उनके नाम बताए। तो प्रशत, राम, मृग मातृका और शंबर, ये 4 नाम है, याद रखना। और बहुत सारे नाम हैं इसमें, लेकिन जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट नाम है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर विष्कर वर्ग आता है। विष्कर मतलब जो अपने पंजों से ज़मीन को कुरेद कर अपना दाना चुगते हैं। इसमें आता है लावा, तीतर, चकोर, कुकब, कुक्कुट आदि। उसके बाद आता है प्रतूद। प्रतूद मतलब होता है जो अपनी चोंच से तोड़कर फिर दाने को चुगते हैं, मतलब वो जो दाना है उसको तोड़ेंगे फिर उसको चुगेंगे। इसमें आता है शतपत्र, भृंगराज। भृंगराज मतलब होता है भौरा। जीव जीवक, कपोत। कपोत मतलब कबूतर। शुक मतलब सुग्गा। शारंग, सारिका। सारिका मतलब होता है मैना। चटक मतलब गौरैया। और पारावत मतलब परेवा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, चरक के अनुसार मांस वर्ग की योनियाँ, तो अभी हमने कितनी योनियाँ देखी? 8, है ना। प्रसव, भूमिशय, आनुप, वारिशय, वारिचर, जांगल, विष्कर और प्रतुत। तो 8 योनियाँ बताई हैं आचार्य चरक ने। फिर आता है प्रसव आदि मांसों के गुण। ठीक है, जो प्रसव पशु पक्षी हमने पढ़े, मतलब जो दूसरों से अपना खाना छीन कर खाते हैं, उनके गुण। तो प्रसहानाम विशेषणे मांसम मांसाशिनाम भीषकः, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जो मांस सेवी व्यक्ति होते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उनके लिए जो प्रसा आदि जीवों का मांस है वो हितकर होता है। मतलब बेसिकली उन्होंने हमें ये कहा है कि जो प्रसा वर्ग के जो पशु पक्षी होते हैं वही मेनली इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत। किन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे? एक डॉक्टर के पर्पज़ से, मतलब जो भी मांस का सेवन करता है, कोई व्यक्ति है जो मांस खाता है, तो उनके लिए यही एनिमल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्रव्याद मांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो प्रसा आदि मांस होते हैं उसी को बोलते हैं क्रव्याद मांस। और इसमें 4 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, अर्श, ग्रहणी और शोष। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्श, अर्श मतलब पाइल्स, ग्रहणी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, शोष मतलब ट्यूबरक्लोसिस, राज्य क्षमा। इन रोगियों के लिए बहुत हितकर होता है क्रव्याद मांस। ठीक है, अर्श, ग्रहणी और शोष। उसके बाद आता है बकरे का मांस। मांसम अजम अदोषलम। अदोषलम जो वर्ड आता है ना, अदोषलम, ये बकरे के लिए आता है। ठीक है, बहुत सी एंट्रेंस एग्जाम में कोटेशन पूछा गया है, उसमें पूछा जाता है मांसम डैश 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 अदोषलम, किसका मांस अदोषलम होता है, दोषकारक नहीं होता, तो उसमें अजम आता है, याद रखना, बकरे का मांस। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो, योना अजा अवी के। ठीक है, योना मतलब जो योनी होती है, अजा और अवी। अजा मतलब बकरा, अवी मतलब भेड़ का। मिश्र गोचर, त्वाद निश्चिते। ठीक है, जो अजा और आविक मतलब जो बकरी और भेड़, ये जो दो हैं, इनकी मिश्र गोचर है। मिश्र गोचर मतलब ये इनका कोई पर्टिकुलर स्थान फिक्स नहीं है, कोई योनि जो है इनकी निश्चित नहीं है कि ये जांगल देश के होते हैं कि आनूप देश के होते हैं, ये हर जगह आजकल पाए जाते हैं। ठीक है, पर इसको क्या बोलेंगे, मतलब इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर जंगल में भी मिल रहे हैं तो ये जंगली है, आनूप में मिल रहे हैं तो आनूप पशु पक्षी हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। ये हर जगह अपना अपना, मतलब आजकल ये हर जगह बस गए हैं, तो इनका मिश्र गोचर होता है। इनकी कोई योनि अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। किन दोनों की योनि निश्चित नहीं है? अजा और आवी की, मतलब जो बकरी होती है और जो भेड़ होती है, इनकी योनि निश्चित नहीं है, ये मिश्र गोचर के हैं। उसके बाद आता है मयूर मांस। मयूर मांस मतलब मोर का मांस। ठीक है, अब देखो, मयूर दिखने में भी अच्छा होता है, हम उसे देखते हैं तो बहुत खुशी फील होती है। बारिश जब होती है, मयूर जो मोर होता है वो नाचता है, तो हमारी सारी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। तो सारी इंद्रियों वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मयूर मास आएगा। दर्शन मतलब आँखों के लिए अच्छा होता है, श्रोत्र मतलब कानों के लिए अच्छा होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है, वय बढ़ती है, वर्ण अच्छा होता है, स्वर अच्छा होता है, आयुष्मान मतलब आयु को भी बढ़ाता है। तो ये सब मयूर मास के गुण हैं। उसके बाद आता है मुर्गे का मांस। अब ध्यान देना, बल्या बलकारक होता है, बल प्रदान करेगा।
परम वातहरा, बहुत अच्छा वात शामक होता है। मयूर जो मुर्गे का मांस होता है वो बहुत अच्छा वात शामक होता है। स्वेदनाश्च चरणायुधा, चरणायुधा जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? मुर्गे के लिए यूज़ हुआ है। तो ये याद रखना, चरणायुधा मुर्गे के लिए बोला है। फिर आता है तीतर का मांस। तितरी संचयच शीघ्रम त्रिदोषान अनिलो उल्बाण, जो तीतर का मांस होता है वो वात उल्बण त्रिदोष नाशक होता है। मतलब वो तीनों दोषों का नाश करता है, लेकिन वात उल्बण मतलब जिनमें वात ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। बेसिकली तीनों दोषों का शामक होता है तीतर का मांस, लेकिन उनमें और अच्छा होता है जिनमें वात ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। ठीक है। फिर लावा के मांस के लिए सन्निपात प्रश्मनाः कटुकाश्च विपाकत, मतलब जो विपाक होता है वो कटु होता है, और सन्निपात प्रश्मना तीनों दोषों का शमन करता है। ठीक है। फिर चटक का मांस। सन्निपात प्रश्मना, देखो सेम आ गया, सन्निपात प्रश्मना, सन्निपात प्रश्मना। शमना मारुतस्य, तीनों दोषों का शमन करता है, लेकिन वात शामक होता है। ठीक है। देखो तीतर का मांस भी तीनों दोषों का नाशक होता है, लेकिन कोटेशन क्या आता है? त्रिदोषान अनिलो उल्बाण, मतलब जो वात उल्बण होता है त्रिदोष नाशक। लावा का मांस भी सन्निपात प्रशमना, जो तीनों दोष है उनका शमन करेगा, लेकिन कटु विपाक के साथ। चटक का मांस में आता है सन्निपात प्रशमना, तीनों दोषों का शमन करेगा। इसके साथ आता है जो वात है उसका नाशक करता है मेनली, तो वात शामक होता है। उसके बाद खरगोश का मांस, शशा बोलते हैं खरगोश को। स्वादु मतलब रस मधुर होता है। ठीक है। उसके बाद सन्निपाते अनिलावरे, तीनों दोषों का शामक होता है और वात में हितकर होता है। तो जो ये चारों के मांस हैं, तीतर का, लावा का, चटक का और खरगोश का, इन चारों के ही मांस तीनों दोषों का शमन करते हैं, त्रिदोष शामक होते हैं, लेकिन कोटेशन अलग अलग आते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हिरण का मांस। हिरण को क्या क्या बोलते हैं? एण और मृग। एण और मृग दोनों वर्ड्स हिरण के लिए बोले गए। मधुरा मधुरा पाके, मतलब रस भी मधुर और विपाक भी मधुर। मधुरा मधुरा पाके, पाके त्रिदोष शमना, तीनों दोषों का शमन करेगा। और शिवा, शिवा मतलब कल्याणकारी होता है। तो ये हिरण के मांस के लिए बोला है। गौ मांस, जो गाय का मांस होता है, इसमें एक कोटेशन आता है, गव्यम केवल वातेषु पीनसे विषम ज्वरे। ठीक है। वात शामक, पीनस और विषम ज्वर, इन तीनों में गाय का मांस काम आता है। तीन चीज़ों में, वात विकार में, पीनस, पीनस मतलब सर्दी खांसी हो जाती है, और विषम ज्वर में, तीनों में गाय का मांस आता है, याद रखना। अब ऐसा ही आता है दधी में। जो दही होती है उसमें आता है अतिसार प्रतिशय विषम ज्वरे। ठीक है। प्रतिशय मत और पीनस एक ही बात है, विषम ज्वर एक ही चीज़ चेंज होती है, अतिसार। अब देखो जो गाय का मांस होता है इसको याद रखना गौ से, GAU, गौ। तीन दोष होते हैं इसमें। गुरु होता है, असात्मय होता है और उष्ण होता है। G से गुरु, A से असात्मय, U से उष्ण। इन तीनों गुणों की वजह से अतिसार उत्पन्न हुआ था। और सबसे पहले किस में हुआ था? प्रसद्र जो राजा थे उनमें उत्पन्न हुआ था अतिसार, गाय के मांस के सेवन की वजह से। तो गाय का मांस से ही अतिसार उत्पन्न हुआ था, तो गाय के जो मांस के गुण है उसमें तो अतिसार आएगा नहीं, क्योंकि उससे तो वो उत्पन्न हुआ था। तो दही में अतिसार आता है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद आता है रोहित मछली। ठीक है। शेवाल शष्प भोजित्वा, क्या खाती है? भोजित्वा मतलब क्या खाना खाती है? शेवाल शष्प मतलब जो सेवार होती है, जो एल्गी वगैरह होती है ना, ग्रीन एल्गी, वो खाती है रोहित मछली। अस्वप्नस्य, कभी नहीं सोती, च विवर्जात, कभी नहीं सोती और शेवार खाती है। वो कौन सी मछली होती है? रोहित मछली। फिर कछुए का मांस, मेधा स्मृतिकर, मेधा धारण शक्ति, स्मृति कर मतलब स्मरण शक्ति जो होती है उसको बढ़ाएगा। पथ्य होता है, शोषग्न होता है, मतलब राज्य क्षमा का
नाश करेगा, ट्यूबरक्लोसिस में अच्छा काम करता है। कूर्मे उच्यते, कूर्मे किसके लिए बोला है? कछुए के लिए बोला है, ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है कछुए का मांस। फिर लास्ट में आता है मांस का विशिष्ट गुण। जो बेसिक मांस के गुण होते हैं उसमें एक बहुत फेमस कोटेशन क्या आता है? शरीर ब्रहणे न अन्यात् खादम मांसाद विशिष्यते। मतलब शरीर को पुष्ट और स्थूल बनाने के लिए मांस से बढ़कर न अन्यात् खादम, मांस से बढ़कर कोई और दूसरा आहार नहीं है। अगर शरीर को स्थूल बनाना है, पुष्ट बनाना है, तो मांस से अच्छा और कोई आहार नहीं है, कुछ और मांस से बेटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सुषमा खत्म हो गया, शुभ धान्य, शमी धान्य और मांस वर्ग, ठीक है। उसके बाद आता है शाक वर्ग, फोर्थ नंबर पे आता है शाक वर्ग। अब जो सुषमा है वो क्या लेने गई? शाक, सब्जियां लेने गई। इसमें सबसे पहले आता है काकमाची। काकमाची में, काकमाची को क्या बोलते हैं? मकोए। त्रिदोष शमनी, तीनों दोषों का शमन करेगा। वृश्य होता है। काकमाची रसायनी, और बहुत सारे रसायन द्रव्यों में भी, जो रसायन औषधियाँ होती हैं उनमें भी काकमाची होता है, तो इसके रसायन गुण भी होते हैं काकमाची में। राजशवक त्रिदोष शामक होता है। काल शाक, इसमें कोटेशन आता है गर शोभजित, मतलब कृत्रिम विष और शोध का नाश करता है काल शाक। फिर आता है मटर का शाक, मतलब कलाय, जो इससे पहले भी हमने देखा शमी धान्य में। वातल होता है लघु, उष्ण और रुक्ष। अम्ल चांगेरी ग्रहणी और अर्श रोगनाशक होती है, अम्ल चांगेरी। पोई का शाक, उपोदिका बोलते हैं इसको, उपोदिका संस्कृत वर्ड है पोई का शाक, मद विकार नाशक होता है। इससे पहले ये कहाँ पे पढ़ा है, किसी को याद है? चैप्टर 2 में मद विकार नाशक यवागु है, उसमें उपोदिका यूज होती है, देखना जाकर। फिर आता है तंडुलियक, जो चौलाई होती है, ठीक है, और इसको कहीं कहीं पे चंदलिया भी बोलते हैं, किसी किसी स्टेट में। ये बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ आयरन होती है। इसके क्या गुण होते हैं? रूक्षो मद विषग्नश्च, रूक्ष होती है, मद और विष के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करेगी। प्रशस्तो रक्त पित्तना, ठीक है, रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करती है। मधुरो मधुरा पाके शीतलस तंडुयक, ठीक है, मतलब मधुरो मधुरा पाके, रस में भी मधुर, पाक में भी मधुर, और ठंडी होती है, ठीक है, तंडुयक। और ये गुंजा का प्रतिविष होता है, याद रखना। एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो ये तंडुलियक है, जो चौलाई है, वो गुंजा का प्रतिविष एंटीडोट होता है, गुंजा का, ठीक है। अब देखो आगे, सूप्य शाक। सूप्य शाक मतलब जो भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनके लिए एक चीज़ आती है, स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेह आडे तत्प्रशस्यते। मतलब जो भी सब्जियां होती हैं पत्ते वाली, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उनके लिए बोला है कि इनको उबाल कर फिर इनका पानी निचोड़ लेना है। निष्पीड़ित रसम मतलब इनका पानी निचोड़ लेना है। पहले इनको उबाल लेना है, स्विन्नम मतलब उबाल लो, बॉईल कर लो, फिर इनके पानी को निचोड़ लो, रस निकाल लो। फिर इसको स्नेह में फ्राई कर लो, मतलब किसी भी तेल घृत में इसको अच्छे से फ्राई करो, फिर इसको खाओ, ठीक है। जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, माइल्ड लेग्जेटिव होती है, तो अगर इनको हम रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो शरीर में रुक्षता उत्पन्न करेगी। थोड़ी सी माइल्ड लेग्जेटिव होती हैं, मतलब मल की प्रवृत्ति कराएंगी, तो सारा जो स्नेहांश है, सौम्यांश है, वो निकल जाता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, रुक्षता उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमको इसको इस तरीके से खाना है, उबाल कर पानी निकाल लेना है और फिर स्नेह में फ्राई करके खाना है। तो ये किसके लिए बोला गया है? पूरे शाक वर्ग के लिए बोला गया है। फिर आता है वायु वत्सादनी, ठीक है, वायु वत्सादनी। वत्सादनी किसको बोलते हैं? गुरुची को बोलते हैं, उसका पर्यायवाची। तो वायु वत्सादनी मतलब जो गुरुची है, हन्यात, ठीक है, मतलब जो गुरुची है वो वात शामक होती है, वात का शमन कराएगी। कफम गंडीर चित्रको, कफ नाशक क्या होता है? चित्रक और गंडीर, ठीक है, चित्रक और गंडीर कफ नाशक होता है, और जो गुरुची होती है, वत्सादनी होती है, वो वात नाशक होती है। उसके बाद आता है त्रिपुस, ठीक है।
त्रिपुस मतलब जो कुकुम्बर होता है, खीरा होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और एरवारुक ककड़ी, त्रिपुस और एरवारुक जो आजकल बहुत फेमस है, बहुत चल रहा है, अब सैलेड में यही चलता है, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली होती है। शीतल होते हैं। मुख प्रियम, टेस्टी भी लगते हैं, ठीक है। सारे बर्गर, सैंडविच, सैलेड ये सब क्यों पसंद आते हैं, उनमें ये मिला हुआ रहता है, ये डाल के खाते हैं हम ब्रेड्स में, तो बहुत टेस्टी होते हैं मुख प्रियम। मधुर रस और भारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मूत्रलम। जो त्रिपुस होता है वो विशेषकर मूत्रल होता है। त्रिपुस मतलब जो खीरा होता है वो मूत्रल होता है। बहुत बेसिक चीज़ है ये, वाटर कंटेंट ही होता है इनमें। उसके बाद आता है कुष्मांड, ठीक है। कुष्मांड मतलब समझते हो, जो अ, अ, पेठा खाते हैं, आगरा का पेठा खाया होगा, तो उसी को कुष्मांड बोलते हैं। सछारम पक्व कुष्मांड मधुरा अम्लम तथा लघु। सछारम मतलब छार युक्त होता है। जो कुष्मांड होता है, जो पेठा होता है, वो छार युक्त होता है। देखो कैसे बनता है। जो पेठा होता है उसको काट के बॉईल करते हैं। जो पेठा है उसको काट दिया और उसको बॉईल करते हैं, फिर उसको चूने में डाल देते हैं। चूने में डालने से जो छारी है उसका जो गुण है वो और बढ़ जाता है। मतलब ये जो श्लोक है ये नेचुरल कुष्मांड के लिए, नेचुरली भी उसमें क्षार होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, क्षार होता है उसमें। लेकिन जब हम उसको बनाते हैं, काट के बॉईल करते हैं, फिर उसको चूने में डाल देते हैं, तो उसका जो क्षार वाला गुण है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसको धोकर चाशनी में डुबो के रखते हैं और फिर बाद में उसको सुखा देते हैं, तो बन जाता है वो पेठा जो हम लोग खाते हैं। तो सछारम पक्व कुष्मांड, जो पक्व कुष्मांड होता है वो क्षार युक्त होता है, और मधुर अम्ल रस का होता है, लघु होता है, ठीक है। सृष्ट मूत्र पुरुषम च सर्व दोषम निर्हरणम, सभी दोषों को दूर करने वाला होता है। और सृष्ट मूत्र पुरुषम मतलब मूत्र और मल का सारक होता है, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति कराएगा। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कोटेशन है कुष्मांड का, सचारम पक्व कुष्मांडम, ये लाइन याद रखना। उसके बाद आता है सर्षप। अच्छा, शाक वर्ग में सबसे अच्छा श्रेष्ठ कौन है और सबसे निकृष्ट कौन है। सबसे अच्छा जीवंती है और निकृष्ट में सर्षप, सरसों का शाक जो होता है। त्रिदोषम बद्ध वेणमूत्रम सार्षपम शाकम उच्यते, तीनों दोषों का कारक होता है और मल मूत्र का विबंध करता है, ठीक है। तीनों दोषों का कारक होता है। जो सरसों का साग हम खाते हैं ना, और बहुत लोगों का बहुत फेवरेट होता है, वो सबसे निकृष्ट है, नहीं खाना चाहिए। तीनों दोषों का कारक होता है और मल मूत्र का विबंध कराता है। उसके बाद आता है पिंडालू, आलू जो होता है, सबको बहुत पसंद है आलू, तो वो भी सबसे बेकार कंद होता है, मतलब सबसे कंद में सबसे निकृष्ट आलू होता है। तो मुख प्रियम कंद, इसके लिए कोटेशन आता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मुख प्रियम किसके लिए आया है, त्रिपुस और एरवारुक के लिए। फिर यहाँ पे लास्ट में कोटेशन आता है चतुर्थ, ठीक है। चतुर्थ शाक वर्ग्योम पत्र कंद फल आश्रय, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि इसको सीक्वेंस से याद रखना है कि फोर्थ नंबर पे शाक वर्ग आता है, चतुर्थ शाक वर्ग, पत्र कंद फल आश्रय। अब इसके आश्रय कितने हैं, मतलब जो शाक वर्ग है वो किस में आश्रित है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो पत्र मतलब पत्ते, कंद मतलब जो कंद होता है, और फल जो फ्रूट होता है। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं शाक वर्ग में, ठीक है। ये जो आलू वगैरह पड़े ये क्या है, कंद है, और बाकी सरसब वगैरह क्या है, पत्र है, और ये त्रिपुस और एरवारुक क्या है, फल है। तो ये तीनों चीज़ों में आश्रित रहता है शाक वर्ग। उसके बाद आता है फल वर्ग, फिफ्थ नंबर पे। सबसे अच्छा, बेस्ट, श्रेष्ठ फल कौन सा होता है, आचार्य चरक ने किसको बताया, द्राक्षा, ठीक है। मृद्वी का नाम आता है, मृद्वी का, द्राक्षा एक ही है। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं आंवला। और सबसे निकृष्ट लकुच, पढ़ के आए हम पहले। सबसे पहले आता है द्राक्षा, मुनक्का, मधुर होता है, शीत होता है और स्निग्ध होता है। मधुर, शीत और स्निग्ध, तो पित्त का शमन करेगा क्योंकि मधुर है, शीत है, और स्निग्ध है तो ब्रहण कारक होता है, ब्रहण करेगा शरीर का। रिच सोर्स ऑफ फ्रक्टोज होता है, जो मुनक्का होता है वो, उसमें बहुत अच्छा फ्रक्टोज होता है,
मृदु विरेचक होता है मतलब माइल्ड लेक्सेटिव होता है। पित्त का अनुलोमन करके उसको बाहर निकालेगा, माइल्ड सा लेक्सेटिव है तो पित्त का अनुलोमन करके मतलब उसका डायरेक्शन सही करके उसको बाहर कर देगा। कैसे करता है ये? अपने मधुर भाव की वजह से तिक्तता को कम कर देता है। ठीक है, तो द्राक्षा मुनक्का। उसके बाद आता है देखो, तृष्णा, दाह, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, शत, शयान। ठीक है, ये सारी चीज़ें पित्तज है। और ध्यान से देखो तो ये सारी चीज़ें शोष में मिलती हैं। तृष्णा, दाह, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, क्षय, शत। जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है उसमें ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो ब्रहण कारक है ना, तो ये इन सब में अच्छा काम करेगा। उसके बाद आता है तिक्त आस्यतम, मतलब जो कड़वी कड़वी सी, जिसको बहुत हाइपर एसिडिटी होती है या प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी होती है, उसको ऐसी कड़वी कड़वी सी डकारें आती रहती है और जो मुंह का टेस्ट होता है वो पूरा कड़वा कड़वा सा रहता है। ठीक है, कड़वा सा, तीखा सा, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, तो तिक्त आस्यतम। ठीक है, हाइपर एसिडिटी होती है जिनको। आस्य शोषम, मुख का सूख जाना बार बार, जैसे यहाँ पर लिखा ही है तृष्णा, प्यास लगना या मुंह का सूख जाना, एक ही बात है। कास, खांसी। अब खांसी में भी कौन सी खांसी की बात चल रही है? यहाँ पे पित्तज कास की बात चल रही है। अब तुम लोग देखो, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हाइपर एसिडिटी रहती है, बार बार डकारें आती हैं, तो वो जो थोड़ा सा कंटेंट होता है हमारे जो गैस्ट्रिक जूस का जो थोड़ा कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैकिया में चला जाता है, तो वो जो पेशेंट होता है वो बार बार उसको खांसी आती रहती है दिन भर। ठीक है, मतलब थोड़ी सी एसिडिटी होगी, जलन होगी और फिर ज़ोर ज़ोर से वो खांसने लगेगा, तो वो पैत्तिक कास होती है। ठीक है, च आशु व्यपोहति, इन सबको बहुत जल्दी से ठीक करता है। तो ये मैंने बताया, पित्त का अनुलोमन करके उसको बाहर निकालेगा मधुर भाव की वजह से और तिक्तता को कम कर देगा। तो ये इस तरीके से इन सारी चीज़ों में ये काम करता है द्राक्षा। उसके बाद आता है खजूर। मधुरम, बहुत मधुर होता है रस में। ब्रहण कारक होता है, वृश्य होता है। खजूरम गुरु शीतलम, भारी होता है और शीतल होता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, गुरु पाक होता है। शीत ऋतु में हम इसका सेवन करते हैं, हेमंत में, शिशिर में खाया जाता है खजूर। ठीक है, क्योंकि गुरु पाक होता है, पचने में भारी होता है। और अगर ऋतुचर्या पढ़ी होगी ध्यान से तो पता होगा हेमंत में कैसा खाना खाते हैं, शिशिर में कैसा खाते हैं। राज्य, क्षमा, अभिघात, दाह, वात, पित्तज रोगों में अच्छा काम करता है। फिर आता है फल्गु। फल्गु मतलब जो अंजीर होती है, फल्गु गुरु विष्टम्बी, भारी होती है और विष्टम्ब कारक होती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन करेगी। फिर आता है पारावत। एक पारावत का मतलब होता है कबूतर, लेकिन यहाँ पे पारावत का मतलब है अमरूद, जो ग्वावा होता है उसको बोलते हैं, जाम। अब इसमें दो टाइप्स के हैं, पक्व और अपक्व। पका हुआ अमरूद और कच्चा अमरूद। जो पका हुआ है वो शीत होता है, ठंडा होता है, मीठा होता है, अरुचि और अति अग्निनाशक होता है। अरुचि मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो किसी को भूख नहीं भी लगी हो, खाना खाने का मन ना भी हो तो भी वो खा लेगा, अरुचि नाशक होता है। और अति अग्नि नाशक होता है, मतलब किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अग्नि बहुत बढ़ी हुई रहती है, वो कुछ भी खाए उसका पेट नहीं भरता, तो उसको एक पका हुआ जाम खिला दो, अमरूद खिला दो, तो उसका पेट जो बहुत ज़्यादा अग्नि बढ़ी हुई है वो शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी और भूख नहीं लगेगी। अपक्व जो पारावत होता है, अमरूद होता है कच्चा, उष्ण होता है, गर्म होता है और अम्ल खट्टा होता है। उसके बाद आता है टंक। टंक मतलब होता है नाशपाती, वात को बढ़ाने वाली होती है, गुरु होती है और शीत होती है। फिर आता है कपित्त, इम्पॉर्टेंट है। कपित्त भी दो टाइप्स का होता है, आम और पक्व। अब कपित्त से रिलेटेड भी हमने आगरे में एक कोटेशन पढ़ा था, किसी को याद हो तो मुझे बताना। ठीक है, कच्चा जो कपित्त होता है वो कंठग्न होता है। ठीक है, कंठग्न मतलब जो गला है उसको खराब करेगा। ठीक है, कंठ को खराब करेगा। विषग्न होता है, विष का नाश करेगा। और ग्राही होता है, ग्राही मतलब मल को बांधने वाला होता है। ठीक है, जो आम कपित्त होता है, जो कच्चा कपित्त होता है वो कषाय रस वाला होता है और कषाय रस की वजह से ही वो कंठग्न होता है। ठीक है, मतलब गले को खराब करने वाला होता है। फिर पक्व, जो पका हुआ कपित्त होता है वो दोषग्न होता है और विषग्न और ग्राही होता है। ये दो तो दोनों में सेम है, विष का नाश करेंगे और ग्राही होंगे, मल को बांधेंगे, आम कपित्त भी और पक्व कपित्त भी।
लेकिन जो कच्चा वाला होता है वो कषाय रस की वजह से कंठग्न होता है, गला खराब करता है, और जो पका हुआ होता है वो दोषों को नाश करता है, दोषों का। फिर बिल्व आता है। बिल्व भी इम्पॉर्टेंट है, 2 टाइप्स का होता है, पका हुआ बेल और कच्चा बेल। पका हुआ बिल्वम तु दुर्जरम पक्वम। पका हुआ जो बेल है वो दुर्जर पक्वम मतलब दुष्पाच्य होता है, काफ़ी मुश्किल से पचेगा पेट में। दोशलम दोषों को बढ़ाने का काम करेगा। पूति पूति मारुतम। पूति मारुतम, पूति मतलब होता है दुर्गंध युक्त, बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से। मारुतम मतलब जो अपान वायु है उसका निसारक होता है। ठीक है, निसारक मतलब उसको निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो बिल्वम तू दुर्जरम पक्वम, पकने में भारी मतलब ठीक से नहीं पकेगा, मुश्किल से पकेगा। दुष्पाच्य होता है। दोषलम दोषों को बढ़ाएगा। पूति मतलब दुर्गंध युक्त, और मारुतम मतलब जो अपान वायु है उसका निरसारक होता है, उसको निकलने में प्रॉब्लम करेगा। जो कच्चा बेल होता है वो कैसा होता है? स्निग्ध होता है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तद बालम। तद बालम मतलब जो कच्चा है उसकी बात चल रही है। दीपनम अग्नि को बढ़ाएगा। ठीक है, कफ वाज्यता, कफज और वातज विकार, जो कफ वातज विकार होते हैं उनका नाश करेगा। फिर आता है आम। आम पे आ जाओ। अब आम यहाँ पर 3 टाइप्स की बात की है। ठीक है, बाल, अपूर्ण और एक आता है पक्व। ठीक है, 3 टाइप्स के आम की बात चल रही है, बाल, अपूर्ण और पक्व। बाल मतलब एकदम जो छोटा नींबू के साइज का जब आम होता है ना, जिसमें गुठली नहीं होती, उसको बाल बोलते हैं। फिर अपूर्ण, अपूर्ण मतलब जो कैरी होती है, कच्चा आम जो होता है उसको अपूर्ण बोला है। और पक्व आम मतलब जो पका हुआ रहता है। अब देखो, जो बालम के लिए क्या बोला है? रक्त पित्त करम, रक्त और पित्त को विकृत करेगा। ठीक है, रक्त और पित्त को विकृत करेगा। फिर अपूर्ण पित्त वर्धनम, जो अपूर्ण है मतलब जो कैरी है वो पित्त को बढ़ाएगी। अम्ल रस होता है, पित्त को बढ़ाएगी। और जो कच्चा आम खाते हैं तो पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे, तो रक्त पित्त विकृत करेगा, पित्त को बढ़ाएगा। और जो पक्व आम होता है, ठीक है, जयेद वायु, वायु का शामक होता है, वायु को कम करेगा। मासम शुक्रम, शुक्र बल प्रदम, मास शुक्र और बल को बढ़ाएगा। ठीक है, जो पका हुआ आम होता है ना वो वेट को इंक्रीज करता है, मास को बढ़ाता है। ठीक है, शुक्र को बढ़ाएगा और बल को बढ़ाएगा और वायु का शमन करेगा। फिर आता है जाम्बवम, मतलब जो जामुन होता है। जाम्बवम कफ पित्तग्नम ग्राही वात करम परम। वात करम परम मतलब अत्यंत वातकारक होता है, बहुत अच्छा वातकारक होता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरली बोलते हैं हम कौन से फ्रूट्स खाएं, हम हमारे लिए तो कोई फ्रूट ही नहीं है, तो जामुन खाओ भर भर के, जितने खाओ उतने अच्छे हैं। तो वात करम परम मतलब बहुत ही अच्छा वात का शमन करता है, वात को बढ़ाता है, वात कारक होता है। और कफ पित्तग्न मतलब कफ और पित्त का नाश करेगा, कफ और पित्त का नाश करेगा और वायु को बहुत अच्छे से, वात को बढ़ाएगा, ग्राही होता है। ठीक है, फिर आता है सिंचितिका। सिंचितिका याद रखना, सेब को बोला है एप्पल, जो एप्पल हम खाते हैं उसको सिंचितिका बोला है, ये याद रखना। इसके लिए क्या बोला है? कषाय होता है, मधुर होता है, जो रस होता है वो कषाय और मधुर होता है। शीत होता है और ग्राही होता है, ठंडा होगा, ग्राही मतलब मल को बांधेगा, एप्पल। उसके बाद यहाँ पे आता है लवली फलम, एक फल है लवली फलम। ठीक है, उसके लिए क्या बोला है? अवदंशम। ठीक है, अवदंशम मतलब, अवदंश मतलब होता है चटनी। ठीक है, तो जिसकी चटनी बनाई जा सके। हृदयम और वातलम, वात को बढ़ाएगा, हृदयम मतलब हृदय के लिए अच्छा होता है, पसंद आता है जो। और लवली फलम की चटनी बनाई जाती है। ठीक है, तो चटनी बनाने योग्य होता है। और इसको हिंदी में बोलते हैं हरफा रेवड़ी का फल, अगर किसी को पता हो तो। हरफा रेवड़ी का फल, ये हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, नहीं तो सिर्फ इतना याद रखना, लवली फलम अवदंश्यम हृदयम वातलम मतलब चटनी बनाने योग्य होता है, अच्छा लगता है और वात को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्राचीन आमलकम। ठीक है, इसको बोलते हैं पनियाला का फल।
ठीक है। प्राचीन आम्लकम ये दोषग्न होता है और गरहारीच होता है, मतलब कृत्रिम विष का नाशक होता है और त्रिदोष नाशक होता है दोषग्न। फिर आंवला आता है। आंवला, देखो आंवला, ठीक है। क्या लिखा है, विदा आम्लके सर्वान रसाम लवणम वर्जितानाम। जो आंवला होता है उसमें सारे रस होते हैं, सिर्फ लवण रस नहीं होता है। मतलब पांचों रस होते हैं, लवण रस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। रूक्षम स्वादु, रूक्ष होता है, स्वादु मतलब मधुर होता है। कषाय अम्लम, स्वाद मधुर, कषाय और अम्ल तीनों रस। ये तीनों रस यहाँ पे क्यों लिखे हैं जब उन्होंने ऊपर भूल दिया सर्वान रसम, मतलब उसमें सारे रस होते हैं, ये तीनों रस व्यक्त होते हैं, मतलब खाओगे तो ये तीनों रसों को फील करोगे, मीठा भी, कषाय भी और अम्ल भी। होते पांचों हैं। कफ पित्त हरम परम, ठीक है। बहुत अच्छा कफ पित्त शामक होता है, ठीक है, या नाशक। कफ और पित्त का नाश करने में बहुत ही अच्छा होता है आंवला। तो इसको याद रखना, सर्वान रसान लवण वर्जिताना। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है, देखो। आंवला और हरीतकी में भी पांचों रस होते हैं, लवण रस नहीं होता। आंवला और हरीतकी, आंवला का तो अभी हमने देखा, हरीतकी दोनों में ही पांचों रस होते हैं, हरीतकी में भी पांचों रस होते हैं, लवण रस नहीं होता। आचार्य सुश्रुत आंवला के लिए क्या बोलते हैं, चक्षुष्यम। उन्होंने हरित की, विभित की और आम्ल की तीनों के लिए ये कोटेशन यूज़ किया है, चक्षुष्यम। चक्षुष्यम मतलब आंखों के लिए अच्छा होता है, नेत्र हितकारी होता है, तीनों दोषों का नाशक होता है और वृश्य होता है। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, चक्षुष्यम, त्रिदोष नाशकम और वृश्य, तीनों आचार्य सुश्रुत ने बोली है आंवले के लिए ही। रसोन, जो लहसुन होता है वो, उसमें भी वो भी पांच रस युक्त होता है, उसमें कौन सा नहीं होता, अम्ल रस नहीं होता। और भल्लातक में भी पांचों रस होते हैं, मधुर रस नहीं होता, एक्स्ट्रा है। उसके बाद देखो विबितकम, जो बहेड़ा का फल होता है। रस रक मांस मेद दोषान, ठीक है, जना दोषान। जो रस रक्त मांस मेद से जो दोष जनित होते हैं उनका नाश करेगा, हंति विबितकम, ठीक है, उनको दूर करेगा, उनका नाश करेगा। स्वर भेद, कफ का भराव, पित्तज रोगों को नष्ट करना, बेसिक है। फिर आता है करचूर। जो करचूर होता है वो वात, कफ वातग्न, कफ और वात नाशक होता है, ठीक है। श्वास हिक्का अर्शान, अर्शसान हिता, श्वास अर्श और हिक्का में बहुत अच्छा होता है। तीन रोग हमने अभी इससे पहले भी देखे थे। किस में देखे थे, क्रव्याद मास में भी हमने तीन देखे थे, जो प्रसादी पशु पक्षियों के मांस थे। कौन से तीन थे, ग्रहणी, अर्श और शोष। तीन थे, ग्रहणी, अर्श और शोष। यहाँ पे हिक्का, श्वास और अर्श है करचूर में। करचूर, चंद्रप्रभावटी, उसका जो मुख्य घटक होता है वो करचूर होता है। और इसका जो चंद्रप्रभावटी का रोगाधिकार क्या होता है, प्रमेय रोग। चंद्रप्रभावटी का नाम, जो चंद्रप्रभा है ना, वो करचूर का ही पर्याय है, करचूर को ही चंद्रप्रभा बोलते हैं, ठीक है। चंद्रप्रभा करचूर को ही बोलते हैं। तो जो चंद्रप्रभावटी है उसमें बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, तो उसमें जो एक होता है ना, जो सबसे मेन होता है, मुख्य जो घटक होता है वो करचूर होता है, ठीक है। और इसका रोगाधिकार क्या है, प्रमेय, क्योंकि कफ वातग्न है। देखो कफ वातग्न है तो प्रमेय इसका रोगाधिकार है। उसके बाद आता है नारंग फलम, जो नारंगी होती है। हद्यम भक्त रोचनम, हद्यम मतलब अच्छी होती है, टेस्टी लगती है, खाना खाने में रुचि उत्पन्न करेगी, ठीक है। और गुरु होती है, भारी होती है। इसका रस क्या होता है, कुछ अम्ल के साथ मधुर होता है, हृदय के लिए हितकर, भोजन में रुचि उत्पादक, वात शामक और गुरु, बेसिक है। उसके बाद लास्ट आ जाओ, अंकोट। अंकोट का जो फल होता है इसको डेरा का फल भी बोलते हैं। अंकोट फलम अग्निजितम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कफ कारक गुरु होता है, भस्मक नाशक होता है। भस्मक मतलब कि किसी की अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि वो कुछ भी खा ले वो उसको पचा लेती है और उसको बार बार भूख लगती है, तो उसको हमें कोई हैवी डाइट देनी पड़ती है। तो उसको हम क्या दे सकते हैं, अंकोट का फल दे सकते हैं, क्योंकि अग्निजितम भस्मक नाशक होता है।
फिर आता है शमी का फल, केशग्नम च शमीफलम। ठीक है, जो शमी का फल होता है ये केशग्न होता है, मतलब बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, केश नाशक होता है। अगर इसको कोई रेगुलर बेसिस पे खाएगा तो केश नाशक, बालों का नाश होने लगेगा, हेयर लॉस होने लगेगा। गुरु होता है उष्णवीर्य होता है, मधुर रस रूक्ष होता है। ठीक है, शामी का फल अर्श में प्रयोग किया जाता है। फिर लास्ट में आता है भल्लातक। भल्लातक अस्त्या अग्निसम, अग्निसमम। जो भल्लातक की जो अस्थि मतलब जो गुठली होती है वो अग्नि के समान होती है। जैसे अग्नि अगर लग जाए, आग से कोई हाथ वगैरह जल जाए तो कैसा हो जाएगा, फोफले उत्पन्न हो जाएंगे। तो वैसे ही जो उसकी गुठली है वो अग्नि के समान ही त्वचा को जलाकर फोफले उत्पन्न करने वाली होती है। अग्नि के समान बोला है, किसको बोला है, भल्लातक को नहीं बोला है, भल्लातक की गुठली को बोला है, उसकी सीड को बोला है। फिर यहाँ पे लास्ट कोटेशन आता है, पंचम फल वर्गो अमुक्तम प्राय उपयोगी का। अब यहाँ पर जो उपयोग में आने वाले फल हैं उनको बताया गया है पांचवें वर्ग में, फल वर्ग में। ठीक है, तो बहुत एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पंचम डैश वर्गो अमुक्तम प्रायोपयोगिक, तो हमको बताना है कि फल वर्ग की बात है क्योंकि पांचवा फल वर्ग होता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनको सीक्वेंस से याद रखना है। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक देखा आज, 5 वर्ग हमने देखे हैं फल वर्ग तक, मतलब सुषमा, शाक और फल। सुषमा मतलब शुभ धान्य, शमी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग और फल वर्ग। ये 5 वर्ग हमने आज कंप्लीट किए हैं और ये बहुत ईजी है। और जितना यहाँ पे लिखा है ना वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ना, इतना बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, किसी को भी ये नोट्स अच्छे लगे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप लोग मुझसे ये नोट्स ले सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और इसके आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।